Hello students, this side Talat and I welcome you all to our online learning platform. Today I have taken chapter 1 of resources from geography, and so today we will study the same chapter. So before understanding anything else, first we need to understand this, and this is our first heading. This is gifts of nature. So in our surrounding there are so many things like soils, rocks, minerals, animals and natural vegetation, and all these are called gifts of nature. So the point is, what is resources? So what is resources? Resources is anything that can be used to satisfy a need is a resource. वो कोई भी चीज जो हमारे आसपास है, जब हमारी नीड को satisfy करती है, then that thing become a resource. यानी वो कोई भी चीज which is our in our surrounding, जो हमारे सराउंडिंग में है, वो कोई भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स है. एग्जाम्पल के लिए वाटर हमारे आसपास है. whenever we are thirsty, जब कभी भी हम प्यासे होते हैं तो हम उसे पीते हैं, पानी पीते हैं और पानी पीकर हमारी प्यास बुझ जाती. वी क्विंच आवर थर्स्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पहले तो गिफ्ट ऑफ नेचर था, लेकिन जब इसने हमारी नीड, हमारी रिक्वायरमेंट, जरूरत को पूरा किया, देन इट बिकेम अ रिसोर्स. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. इट जनरेट्स फ्रॉम सो मेनी रिसोर्सेज. बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत सारी चीजों से बनाई जाती है, लेकिन जब ये हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी नीड को पूरा करती है, देन इट बिकम्स अ रिसोर्स. नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक हमें पढ़ने की जरूरत है. पढ़ना एक जरूरत है, एक नीड है, तो टेक्स्ट बुक हमारी नीड को फुलफिल करती है, देन इट बिकम्स अ रिसोर्स. नेक्स्ट इज बस. हम अपने घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक बस को यूज करते हैं. बस से आना जाना हमारी एक नीड है, देन ऑल्सो बस बिकम्स अ रिसोर्स. तो डिफरेंस आपको अभी समझ आया कि एक गिफ्ट ऑफ नेचर क्या है. यानी हमें नेचर ने जो भी चीजें दी हैं, वॉट एवर इज देयर, वो सारी चीजें नेचर का दिया हुआ एक गिफ्ट है. लेकिन उस सारी चीजों को मीन्स whenever we use those things to satisfy our needs, those things become resource. So gifts of nature may become valuable resources with the passage of time. It means early man, what he used to do, he was fully dependent on our environment. He did not need to convert anything into a finished product. Likewise, they were fully dependent upon the environment. And with the passage of time, जैसे जैसे time निकलता गया, human beings developed techniques to convert these gifts of nature into useful articles. और फिर ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, टेक्निक्स को डेवलप किया, और इन टेक्निक और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इन नेचर के दिए हुए गिफ्ट्स को उसने रिसोर्सेज में चेंज करना शुरू किया. मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. हमारी नीड जैसे जैसे हमें लगती गई इस चीज की जरूरत है, तो अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर मिनरल्स को, पर्टिकुलर रिसोर्सेज को, पर्टिकुलर चीजों को हमने रिसोर्सेज बनाना शुरू किया. मीन्स उन नेचर की दी हुई चीजों को हमने नीड्स के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना शुरू किया. For example, a waterfall. Waterfall is a gift of nature, and it has a force which can be used to drive a water wheel. Means वाटरफॉल में इतनी ताकत है, इतनी फोर्स है जो एक वाटर व्हील को ड्राइव कर सकती है. फिर जब एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया गया जो इस गिरते हुए पानी को, यानी वाटरफॉल का जो गिरता हुआ पानी है, इसकी फोर्स को हार्नेस कर सके और इससे कुछ बना सके. तो जब ऐसी टेक्निक को बनाया गया कि इस पानी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सके, तब ये क्या बन गया? तब ये बन गया अ गिफ्ट. देन इट बिकेम अ रिसोर्स. तब एक रिसोर्स बन गया. अदरवाइज अर्लियर इट वॉज अ वाटरफॉल ओनली. ये एक वाटरफॉल ही था, सिर्फ पानी गिरता हुआ था और इसका कोई यूज नहीं था, सिर्फ हमें नजर आ रहा था. लेकिन जब एक ऐसी टेक्निक बनाई गई, जब इस वाटरफॉल को हमने यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, देन इट बिकेम अ रिसोर्स. Now the next is factors. So technology and time are the two main factors. These can change a substance into a resource. Means technology and time, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी एक चीज को एक रिसोर्स बनाने में. एंड नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज
ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ह्यूमन बींग्स एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए है बिकॉज human beings uses its knowledge and skills to convert a thing into a resource. यानी ह्यूमन बीइंग अगर अपना ब्रेन, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल्स को एक नेचर की दिए हुए गिफ्ट को यूज करने में, कन्वर्ट करने में अपना अगर यूज ना करे अपनी इन चीजों को, तो मे बी ये सारी नेचर की दी हुई जितनी भी चीजें हैं, जितने भी गिफ्ट्स हैं, ये रिसोर्स ना बन सके. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ह्यूमन बीइंग, उसका स्किल, उसकी टेक्नोलॉजी और प्लस टाइम. नाउ द टाइम मीन्स क्या? टाइम मीन्स कि अगर आप अर्लियर टाइम की बारे में सोचें तो उस टाइम पर क्या होता था. अर्ली मैन को इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, वो फुली एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता था. लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, टाइम पास, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी नीड, यानी ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स की नीड बढ़ती गई और हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी नीड बढ़ने के साथ साथ ही हमने इन चीज़ों को कन्वर्ट करना शुरू किया. अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ना होती तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी नीड ना होती और ये जिन चीज़ों से बन रही है वो चीज़ रिसोर्स ना बनती. क्योंकि ह्यूमन बीइंग को तो मुझे नहीं लगता इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत भी होती थी. हाँ, वाटर की थी, बिकॉज हम तब से अब तक पानी पी रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस की कोई ज़रूरत नहीं थी. तो अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बुक, इलेक्ट्रिसिटी और बस, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें रिसोर्स बनी. अब एग्जाम्पल है यहाँ पर कि यूएसए के जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी यूएसए के मिनरल डिपॉजिट्स हैं, वहां के लोगों को नहीं पता थे. दे डिडंट नो अबाउट देयर ओन मिनरल डिपॉजिट्स. फिर क्या हुआ वहां पर यूरोपियंस पहुंचे, यूरोपियन सेटलर्स वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया, ढूंढा, एक्सट्रैक्ट किया उनके डिपॉजिट्स को, और फिर पता चला वहां के लोगों को कि अरे हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज थे. इसका मतलब क्या हुआ, वहां के खुद के लोगों को नहीं पता चला. लेकिन टाइम इज इम्पोर्टेंट. जब वहां यूरोपियन सेटलर्स पहुंचे, उन्होंने एक्सप्लोर किया, ढूंढा और वहां के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में पता चला. Still so many things are there in our surrounding. बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमारे आसपास हैं जिनकी शायद एक्चुअल वैल्यू का हमें पता नहीं है, या तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकें. इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि फ्यूचर में उन चीज़ों के बारे में हमें, हमारी ज़रूरत, हमारी नीड्स हमें फोर्स करें कि हम उन चीज़ों को ढूंढें और एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें जो उन चीज़ों को हमारे लिए एक यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके. अब अर्ली टाइम से लेकर आज तक हमारी नीड्स ने ही तो हमें मजबूर किया, हमें फोर्सफुली उन चीज़ों को करने के लिए मजबूर किया कि हमने अपने आसपास की रिसोर्सेज, अपने आसपास की चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट किया. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब हमारी अर्थ सरफेस पर, हमारी सराउंडिंग में कितने तरह के रिसोर्सेज हैं. सो वी हैव क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. हमने अपने सारे रिसोर्सेज को, जो भी हमारी अर्थ पर रिसोर्सेज हैं, हमने उन्हें जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है. फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स वो सारे रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. अभी मैं इसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. सो द फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज. सो व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? हमारी अर्थ सरफेस पर बहुत सारी चीजें हमारी सराउंडिंग में, लाइक लैंड, एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉसिल फ्यूल्स. ये जितनी भी चीजें हैं, दीज आर अंडर नेचुरल रिसोर्सेज. अब इस सारी नेचुरल रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं विच कैन बी यूज डायरेक्टली. हम डायरेक्टली नेचर से उन्हें लें और उन्हें हम यूज कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ देम, What I said, some of them can be used directly. कुछ डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. दे फर्स्ट नीड द मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग. उन्हें मॉडिफिकेशन, चेंजेस की जरूरत होती है या प्रोसेसिंग की जरूरत होती है. सो देन ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन दे कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स. प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन के बाद ही हम उन्हें, ह्यूमन बींग्स, हम उन्हें यूज कर सकते हैं, तभी वो हमारे लिए, हमारे कंजप्शन के लिए फिट है. लेकिन कुछ, अब मैं इसको डिटेल में बताती हूँ आपको क्या एग्जांपल्स हैं. लाइक एयर, वाटर एंड फ्रूट्स, दे कैन बी यूज डायरेक्टली. हमें एयर और वाटर और फ्रूट्स को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. दे डोंट नीड एनी मॉडिफिकेशन और या प्रोसेसिंग की भी जरूरत नहीं है, मॉडिफिकेशन बदलने की जरूरत नहीं है एयर, वाटर और फ्रूट्स को. लेकिन कुछ मिनरल्स, बट सम मिनरल्स आर देयर विच नीड्स
to be processed and modification. एग्जाम्पल इज क्रूड पेट्रोलियम. अगर आप क्रूड पेट्रोलियम की बात करें तो उसे प्रोसेसिंग की जरूरत है, उसे रिफाइन करने की जरूरत है. प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के बाद उससे हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है और वैक्स मिलता है. सो नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह के हैं? 2 टाइप्स के हैं. एक तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन बहुत सारे मिनरल्स, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स डायरेक्टली यूज नहीं किए जा सकते. उन्हें प्रोसेसिंग की और मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तभी हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट होते हैं. विदाउट मॉडिफिकेशन डायरेक्टली आप पेट्रोलियम की बात करें, अगर क्रूड पेट्रोलियम आप डायरेक्टली लाकर उसे अपने व्हीकल्स में नहीं यूज कर सकते. उसे आपको सेपरेट करना ही पड़ेगा, उसे अलग करना ही पड़ेगा उसकी ओर से. उसे रिफाइन करना पड़ेगा. रिफाइन करने के बाद ही आप उसे अपने व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं. Now the next point is factors for utility of resources. So four main factors are there which affect their utility. First is form, second is place, and third is efforts, and fourth is cost. अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि ये क्या फैक्टर्स हैं. एग्जाम्पल के लिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किस जगह पर हैं, विच प्लेस, व्हाट प्लेस वेयर दीज आर, यानी किस जगह पर वो रिसोर्सेज हैं, ये उनके यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं. एग्जाम्पल के लिए कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारी अर्थ सरफेस पर हमें आसानी से मिल जाते हैं, कुछ थोड़ी गहराई में, कुछ थोड़ी डेप्थ में हमें मिलते हैं, और कुछ इतनी ज्यादा डेप्थ में हमें, इतनी गहराई में मिल रहे हैं कि हमें उस तक पहुंचने के लिए काफी प्रॉब्लम होगी. मीन्स अगर 2000 मीटर से भी ज्यादा नीचे की गहराई में हमें मिनरल रिसोर्सेस मिले तो वहां पर उस गहराई तक यानी 2000 के नीचे जाना काफी डिफिकल्ट होगा. इसलिए उससे ज्यादा गहराई के नीचे जाने के लिए ह्यूमन बींग्स एफर्ट नहीं देगा. इसलिए मिनरल्स का उससे नीचे होना ह्यूमन बींग्स के लिए किसी भी तरह से यूजफुल नहीं है. तो मिनरल रिसोर्सेज को यूज करने वाले, उसकी यूटिलिटी को अफेक्ट करने वाले वो मेन फैक्टर्स कौन से हैं? 4 फैक्टर्स हैं. फॉर्म, सबसे पहले वो किस फॉर्म में मिल रहा है, वो किस शक्ल में मिल रहा है हमें. एंड सेकेंड इज प्लेस, वो किस जगह पर मिल रहा है हमें. एंड थर्ड इज एफर्ट्स, उसको प्रोसेस करने के लिए क्या एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसको प्रोसेस करने के लिए, कुछ बनाने के लिए. एंड नेक्स्ट इज कॉस्ट, उसकी प्रोसेसिंग में हमारी क्या कॉस्ट खर्च होगी. ऐसा ना हो एग्जाम्पल के लिए कि एक ही मिनरल को निकालने के लिए उसकी फॉर्म ठीक ना हो. मान ली सपोज मिनरल ए और मिनरल बी, एक मिनरल ऐसा है जिसकी फॉर्म जिसके साथ इम्प्योरिटीज कम है, जिसकी ओर्स ऐसी हैं, ज्यादा चीजों के साथ वो मिक्स नहीं है, और दूसरा जो ज्यादा इम्प्योरिटीज के साथ है, बहुत सारी चीजों के साथ मिक्स है, तो ऑब्वियसली हम ए के साथ जाना चाहेंगे, दूसरे के साथ हम जाना नहीं चाहेंगे. प्लेस, अगर वो अर्थ सरफेस पर आसानी से मिल रहा है देन वी शुड गो फॉर दैट. अगर वो अर्थ सरफेस की पर हमें अब काफी डेप्थ में मिल रहा है, काफी गहराई में मिल रहा है, ऑब्वियसली वी शुड नॉट गो फॉर दैट. एफर्ट्स, उस पर कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे. मीन्स अगर वो एक ऐसा मिनरल है जिस पर ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, जिसको निकालने के बाद, उस पर काफी एफर्ट्स के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो चीजें मिलेंगी, वो कंपैरेटिवली हमारे लिए काफी महंगी है, काफी कॉस्टली होंगी. तो वी शुड नॉट गो फॉर दैट, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन दैट. लाइकवाइज कॉस्ट, तो सारी चीजों को मिलाकर अगर वो ज्यादा इसके साथ इम्प्योरिटीज है, वी शुड नॉट एक्सट्रैक्ट दैट. वो ज्यादा गहराई में है तब भी हमें नहीं निकालना है, उस पर ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है. तो सारी चीजों को मिलाकर लास्ट में फाइनली क्या आएगा? कॉस्ट. यानी हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी अगर उसके ज्यादा चीजों के साथ मिक्स है, ज्यादा डेप्थ में है, ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, तो क्या चीज हमारी बढ़ती जाएगी? कॉस्ट. तो हमें ये 4 फैक्टर्स है, दीज आर द 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द यूटिलिटी ऑफ एनी रिसोर्स. ये चारों चीजें मिलकर हमारे किसी रिसोर्स की यूटिलिटी को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट इज, हम इसके आगे और कितनी कैटेगरीज में हम अपने रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्दर वी कैन क्लासिफाई आवर नेचुरल रिसोर्सेज इनटू 4 कैटेगरीज एंड दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनकी ओरिजिन की बेसिस पर, जिस फॉर्म में वो हमें मिलते हैं, जिस तरह से वो बनते हैं. एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट की बेसिस पर. मीन्स अब तक किस नेचुरल रिसोर्सेज का कितना डेवलपमेंट हो चुका है. थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, वेदर दे कैन बी रिन्यूव और नॉट रिन्यूव्ड. अगर वो रिन्यूव हो सकते हैं तो रिन्यूएबिलिटी में आएंगे, नहीं हो सकते तो नॉन रिन्यूएबिलिटी में आएंगे. एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारी अर्थ सरफेस पर किस नेचुरल रिसोर्स का कितना कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है.
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इस कैटेगरी में 2 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज हैं. फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड इज अबायोटिक. फर्दर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट इन डिटेल. इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एंड दिस इज द ब्रीफ. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में ओरिजिन की बेसिस पर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर एंड फर्स्ट इज बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज एंड अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज. बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज आर लिविंग थिंग्स, लिविंग रिसोर्सेज, और अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज. एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज अबाउट विच वी डोंट नो कि उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, वो कहाँ है. वी डोंट नो एनीथिंग. इसके लिए हमें बहुत सारे सर्वे करने की जरूरत है. देन ओनली वी कैन नो अबाउट देम. Actual resources are those resources about them we know their quantity and quality, उनके reserves we have surveyed, हम सब कुछ कर चुके हैं तो हम उनके बारे में पूरी तरह से जानते हैं. So those are called actual or developed resources. Actual क्योंकि actually उनका पता है और developed इसलिए those are called developed resources also because know about them और develop हम उन्हें कर चुके हैं. And next is on the basis of renewability. Renewability के basis पर 2 categories are there under this heading. Renewable which can be renewed, जिन्हें जो खत्म होने वाले नहीं हैं. Inexhaustible resources हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे. हमारी एक्टिविटीज उन्हें खत्म नहीं कर सकती. They can be polluted like पानी खत्म होने वाला नहीं है, एयर खत्म होने वाली नहीं है, सोलर एनर्जी खत्म होने वाली नहीं है. तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं ये एंड लाइकवाइज खत्म होने वाले भी नहीं है. सो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो हमें फिक्स क्वांटिटी में मिलते हैं, जिनकी स्पीड, उनके फॉर्मेशन की स्पीड बहुत स्लो है, कम है, वो रिन्यूव नहीं हो सकते. हमारी एक्टिविटीज उन्हें एग्जॉस्ट कर देगी. सो दीज रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. वो खत्म हो जाएंगे, उनके बनने की स्पीड बहुत कम है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. यूबिक्यूटस रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, लाइक एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं. एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी. आपको सबको पता है सोलर एनर्जी हमारी अर्थ सरफेस पर सभी जगह अवेलेबल है. विंड, एयर, हवा, ये भी सभी जगह अवेलेबल है. सो दिस इज कॉल्ड यूबिक्यूटस रिसोर्सेज. एंड लोकलाइज रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो लोकली किसी पर्टिकुलर जगह पर अवेलेबल हैं. लाइक अगर मैं किसी मिनरल की बात करूं, किसी भी तरह के मिनरल की, वेदर इट इज पेट्रोलियम, वेदर इट इज आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. सो दीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आवर सरफेस. हमारी अर्थ सरफेस पर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. सो वो रिसोर्सेज जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दोज आर कॉल्ड लोकलाइज्ड, localized resources. So in next video of part 2 of same chapter, I will discuss about all these points in details on the basis of origin, biotic, abiotic, on the basis of development, potential and actual, and on the basis of renewability, renewable, non-renewable, and next is on the basis of distribution, ubiquitous and localized. And इसी के साथ साथ with this I will explain this also, and this is human made resource and human resource. So for this is for today, and next video I will explain further. So thank you very much.